श्री कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो आपका हाइड्रोजोआ में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आई होप आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजोआ क्या है। दैट हाइड्रोजोआ इज अ क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया के जो 3 क्लासेस है उसमें से एक आपका हाइड्रोजोआ है। और हाइड्रोजोआ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो क्या है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ क्या होता है। सो दिस विल बी योर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर फाइलम निडेरिया। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका थोड़ा हम लोग इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखेंगे कोरल रीफ्स के बारे में कि कोरल रीफ क्या है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसका पहले हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सिग्निफिकेंस देखेंगे हमारा कोरल रीफ का। उसके बाद आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा विद दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म इन ग्रीक। ठीक है, ग्रीक में पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म। सो व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल which differ in form and function occur in same species is known as polymorphism। मतलब क्या कि एक ही स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि डिफरेंट फॉर्म एंड फंक्शन को प्ले कर रहे हो। ठीक है, मतलब क्या कि एक ही स्पीसीज में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है और सबका फॉर्म अलग है एंड फंक्शन अलग है। क्यों? फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ था वो क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ इज द occurrence together of many types of zooids or individual। यहाँ जो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे वो हाइड्रोजोआ में हम zooids बोलते हैं। ठीक है, doing different function in life cycle of single species or as a member of colony। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ होता है वो क्या होता है कि जो बहुत सारे आपके ज़ूआइड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को प्ले करते हैं, या तो एज अ सिंगल स्पीसीज करते हैं या मेंबर्स ऑफ कॉलोनी करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मेन काम है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा ही होगा। ठीक है, तो उनमें कैसे होता है कि वो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल है लेकिन उनमें काम बटा हुआ है कि कोई पोलन ग्रेन ला रहा है, कोई आपका हनी बी बना रहा है ना। तो ऐसे काम बटा हुआ है, तो वहां पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, बट है वो सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड फंक्शंस। ठीक है, तो वही है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। ठीक है, यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ में हम लोग इंडिविजुअली ज़ूआइड्स बोलते हैं। ठीक है, कि जो डिफरेंट या मेनी टाइप्स ऑफ ज़ूआइड्स डूइंग डिफरेंट फंक्शन इन अ सिंगल स्पीसीज और एज अ मेंबर ऑफ कॉलोनी। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। आई होप आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ कैसे होता है। ठीक है, जो आपका फाइलम है, मतलब ये जो हाइड्रोजोआ है आपका, वो सबसे ज्यादा नोन फॉर इट्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के ही लिए जाना जाता है, ये एक नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका हाइड्रोजोआ का पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, द मेंबर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सो दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो जो उनके मेंबर्स होते हैं यानी जो ज़ूआइड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि डिवीजन ऑफ लेबर बना रहे। ठीक है, a polymorphic hydroid colony usually consists of more than one type of individual called zooids। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो वन टाइप या मेनी टाइप ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं आपका हाइड्रोजोआ में, पॉलीमॉर्फिक हाइड्रोजोआ में, उसे हम लोग zooids कहते हैं। The various types are reducible to either a polypoid or a medusoid type। तो इनमें दो फॉर्म होते हैं, एक आपका पॉलिप फॉर्म होता है, एक आपका मेडुसा फॉर्म होता है। ये दोनों के बारे में आई होप आपको पता होगा अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा कि पॉलिप और मेडुसा क्या होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको क्या है कि इसके बारे में ले, द पॉलिप इज फिक्स्ड सिसाइल। मैंने कहा था कि जो पॉलिप होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो सिसाइल होता है।
है ना, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। It has a cylindrical body with thin wall. Mouth is surrounded by a circle of extendable tentacles. ठीक है, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड आर्म्ड विथ निमेटोसिस्ट। इनके जो माउथ होते हैं, ठीक है, वो एक सर्कल में जिनमें आपके टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो अपवर्ड होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं आपके टेंटिकल्स सारे, ऐसे जो टेंटिकल्स है ये आपके ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं, अपवर्ड्स। ठीक है, और ये इधर नीचे साइड आपका है माउथ। और इन टेंटिकल्स में क्या पाया जाता है, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या है आपका, स्टिंगिंग सेल्स फॉर ऑफेंस, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं मेडुसा। मेडुसा आपका फ्री होता है, ठीक है, फ्री लिविंग अम्ब्रेला शेप्ड होता है एंड विथ मार्जिनल टेंटिकल्स। मतलब इनमें जो आपका टेंटिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे अपवर्ड नहीं होते, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं ऐसे। मतलब ये आपका अम्ब्रेला शेप्ड होता है, टेंटिकल्स ऐसे नीचे की तरफ में होते हैं मेडुसॉइड फॉर्म में। ठीक है, the highest degree of polymorphism is exhibited by order Siphonophora of class Hydrozoa. Their colonies are called polymorphic colonies. तो जो सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है वो कौन शो करता है, एक हाइड्रोजोआ का ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं सिफेनोफोरा। ठीक है, क्लास हाइड्रोजोआ का ऑर्डर होता है सिफेनोफोरा, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है। All the zooids of polymorphic colony fall into two groups, namely polyp and medusa, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये दो फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एक तो पॉलिप होता है, एक मेडुसा। पॉलिप आपका होता है सिसाइल और मेडुसा होता है फ्री लिविंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोग मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे सिमिलर वर्ड्स दिखेंगे जिसका हम लोग फंक्शन देखेंगे कि जो आपका मेडुसा का मॉडिफिकेशन क्या क्या है और पॉलिप का मॉडिफिकेशन क्या क्या है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज योर निमेटोफोर एंड दिस इज योर निमेटोसिस्ट, जिसमें आपके स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं। ये एक्टोडर्म, ये आपका अंदर वाला एंडोडर्म एंड दिस इज योर एंट्रिक कैविटी। ठीक है, एंड ये है आपका गैस्ट्रोजोइड। गैस्ट्रोजोइड है, ठीक है, इधर आपका बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट, ये है बेसल टेंटिकल ऑफ डेक्टिलोजोइड एंड दिस इज योर डेक्टिलोजोइड। ठीक है, ये आपका सिफेनोफोरा का डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो पॉलीपॉइड जोइड्स होते हैं, यानी कि जो पॉलिप फॉर्म के जोइड्स होते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन कैसे पाया जाता है। तीन तरह के पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज गैस्ट्रोजोइड्स, सेकेंड वन इज डैक्टिलोजोइड्स एंड थर्ड वन इज गोनोजोइड्स। तो इन तीनों का काम क्या है, सबसे पहले दे हैव यूजुअली द पॉलिप फॉर्म। ऑब्वियसली पॉलिप का हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो पॉलिप फॉर्म में आएगा। इनका काम क्या है, गैस्ट्रोजोइड्स और फीडिंग जोइड्स, दे इंजेक्ट एंड डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, ये आपका एज अ फीडिंग जोइड्स का काम करता है। ये क्या काम करता है कि खाने को आपका इंजेक्ट करता है और डाइजेस्ट करता है। कौन करता है, गैस्ट्रोजोइड्स। नाउ योर सेकंड वन इज डेक्टिलोजोइड्स। डेक्टिलोजोइड्स का काम क्या है, फॉर डिफेंस ऑफ द कॉलोनी, ऑल्सो टर्म्ड एज पैपलोन्स, फिलर्स और टेस्टर्स। ये एज अ आपका जो कॉलोनी है उसका डिफेंस का काम करता है। ठीक है, डेक्टिलोजोइड फॉर प्रोटेक्शन का काम करता है आपका। और गोनोजोइड का काम क्या है, गोनोजोइड आपका काम है रिप्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड ए blastostyles. They produce sexual medusoids by asexual budding. तो ये गोनोजोइड्स क्या होते हैं, ये गोनोजोइड्स आपका रिप्रोडक्टिव का काम करता है। तो कैसा काम करता है, ये एसेक्सुअल बडिंग करता है जिससे कि आपका सेक्सुअल मेडुसॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिप फॉर्म है, हमें पता है कि पॉलिप क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बाय प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो वो क्या आता है, आपका जो सेक्सुअल मेडुसॉइड्स है वही प्रोड्यूस होते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये काम कौन करता है, आपका गोनोजोइड्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखेंगे हम लोग। ये देखो, ये आपका गैस्ट्रोजोइड, ये आपको दिख रहा है गैस्ट्रोजोइड, यहाँ माउथ है, यहीं से आपका इंजेक्ट एंड डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, दिस इज योर डेक्टिलोजोइड। ये देखो डेक्टिलोजोइड है, ये आपका बेसल टेंटिकल है। ठीक है, ये आपका डिफेंस का काम करता है टेंटिकल। ठीक है,
एंड दिस इज योर गोनोजोइड्स। ठीक है, ये गोनोजोइड्स, यही आप पे क्या होता है कि बडिंग होता है, फिर आपका क्या बनता है, सेक्सुअल मेडुसॉइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशंस इन मेडुसॉइड फॉर्म। तो जो आपका मेडुसॉइड फॉर्म होते हैं, जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है न्यूमेटोफोर, दूसरा आपका आता है हाइड्रोफिलिया, तीसरा आपका आता है निडोकैलिक्स एंड चौथा है गोनोफोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर का काम क्या है? Most of the Siphonophore possesses at one end of colony a bladder or vessel filled with gas. ठीक है, तो जो कॉलोनी बना के रखता है आपका सिफेनोफोर, उनके एक एंड में होता है ब्लैडर या एक वेसिकल होता है जिसमें गैस फिल्ड किया होता है। तो वो जो वेसिकल होता है, जो ब्लैडर होता है, वो उसका काम क्या है, फ्लोट का। तो ये जो आपका निमेटोफोर है ना, उसको फ्लोट भी बोलते हैं। तो फ्लोट का क्या काम है? इट हेल्प्स इन स्विमिंग। ये स्विमिंग का काम करता है आपका निमेटोफोर, हेल्प्स इन स्विमिंग, क्योंकि ये जो ब्लैडर है उसके अंदर गैस फिल्ड रहता है, तो ये एज अ फ्लोट एक्ट करता है एंड इट हेल्प्स इन स्विमिंग। Both the external wall and the wall of the air sac have the usual two-layered structure and highly muscular. The space between the two walls is the in the gastrovascular cavity. ठीक है, तो हम मेनली आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जो न्यूमेटोफोर का काम क्या है, इट फंक्शन एज अ फ्लोट। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। It functions as a float and helps in swimming. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोफीलिया। हाइड्रोफीलिया का क्या काम है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे? इट सर्व्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट द अदर जूऑइड्स ऑफ द कॉलोनी। जो कॉलोनियल फॉर्म में जो अदर जूऑइड्स रहते हैं, ठीक है, वो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाय कवरिंग देम। एंड तीसरा है आपका नीडोकैलिक्स। नीडोकैलिक्स का क्या काम है? ये मस्कुलर होता है एंड इट ब्रिंग्स अबाउट लोकोमोशन ऑफ द कॉलोनी। जो लोकोमोशन का काम है वो आपका करता है नीडोकैलिक्स, और ये जो आपका नीडोकैलिक्स है उसे हम लोग कहते हैं स्विमिंग बेल्स। ठीक है, फिर चौथा है आपका गोनोफोर। गोनोफोर का काम है रिप्रोडक्शन का। जो वहां पे आपका गैस्ट्रोजोआइड का था, सॉरी गैस्ट्रोजोआइड का नहीं था, वहां पे जो हमने देखा कि जो आपका बना रहा था, क्या बना रहा था, सेक्सुअल मेडुसॉइड फॉर्म जो बना रहा था। ठीक है, अब जो सेक्सुअल मेडुसॉइड फॉर्म में रिप्रोडक्शन होगा वो कौन करता है? गोनोफोर करता है। ठीक है, उनमें मेनली मेल एंड फीमेल होता है। मेल के पास टेस्टिस होता है, फीमेल के पास ओवरी होता है। जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को रीच करते हैं तब क्या करते हैं, उनका स्पर्म एंड ओवा रिप्लेस होता है। जब आफ्टर द रिलीज, जब ये गैमेट को रिलीज करते हैं तब ये गोनोफोर्स मर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसॉइड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा पिक्चर्स देख लेते हैं अब। ठीक है, तो देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये जो है ये एंटायर कॉलोनी है, ये पूरा। ठीक है, एक कॉलोनी है, और ये जो बी डायग्राम है वो क्या है, सिंगल ग्रुप ऑफ जॉइड्स। ठीक है, सिंगल ग्रुप ऑफ एक जो ग्रुप होता है जॉइड्स का वो है, और ये पूरा कॉलोनी। ये जैसे आपको दिख रहा है स्विमिंग बेल, स्विमिंग बेल किसे कहते हैं हम लोग? निडोकैलिक्स को। यही आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये है माउथ ऑफ द बेल। ठीक है, नाउ दिस वन इज ग्रुप ऑफ जॉइड्स। ठीक है, और ये है आपका टेंटिकल्स। ठीक है, एंड नाउ दिस वन, ये क्या है, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट हम कहते हैं आपका हाइड्रोफीलिया को। ठीक है, हाइड्रोफीलिया को हम ब्रैक्ट कहते हैं, जो कि आपका प्रोटेक्शन का काम करता है बाय कवरिंग द अदर जूऑइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाला डायग्राम। ये देखो, ये है इधर निमेटोफोर। ठीक है, ये निमेटोफोर क्या करता है, हेल्प्स इन स्विमिंग। ये आपको दिख रहा है, एक गैस फील्ड होता है इसमें, ब्लैडर टाइप्स, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, फिर ये है टेंटिकल्स विद नेमेटोसिट्स। इधर है आपका गोनोजोइड्स। गोनोजोइड्स दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये गोनोजोइड्स किस में था आपका? पॉलिप फॉर्म में। ठीक है, और ये है आपका गोनोफोर्स। फर्स्ट वन इज फीमेल एंड सेकेंड वन इज मेल। ये जब अपना गैमेट्स रिलीज करते हैं, आफ्टर गैमेट रिलीजिंग दे डाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि जो ओरिजिन है पॉलीमॉर्फिज्म का वो कैसे हुआ था।
ठीक है, तो सबसे पहला 2 थ्योरी दिया गया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपका पॉली ऑर्गन थ्योरी, दूसरा है पॉली पर्सन थ्योरी। तो पॉली ऑर्गन थ्योरी क्या कहता है? इट एक्सप्लेन दैट डिफरेंट जूऑइड्स ऑफ अ कॉलोनी और ऑर्गन्स ऑफ सिंगल मेडुसॉइड इंडिविजुअल। The polymorphic cephalophore are the most primitive existing cylindrids. ये इनका मानना ऐसा है कि जो आपका सिफेनोफोर है, पॉलीमॉर्फिक सिफेनोफोर, ये सबसे प्रिमिटिव सिलेंड्रेट है, सबसे प्रिमिटिव एग्जिस्टिंग सिलेंड्रेट ये है। और इनका मानना ये भी है कि जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूऑइड्स होते हैं कॉलोनी में, वो किनके ऑर्गन से? वो आपके ऑर्गन से सिंगल मेडुसॉइड इंडिविजुअल के, मतलब सारे आपके मेडुसॉइड इंडिविजुअल से इवॉल्व होके आए हुए हैं। ये कहता है आपका पॉली ऑर्गन थ्योरी। और पॉली पर्सन थ्योरी क्या करता है कि it states that the various zooids of a colony are modified polyps which have the power to produce medusa. तो इनका कहना ये है पॉली पर्सन थ्योरी का कि जितने भी सारे आपके जूऑइड्स हैं वो आपके मॉडिफाइड पॉलिप्स हैं, क्योंकि पॉलिप्स के पास पावर है टू प्रोड्यूस द सेक्सुअल मेडुसा। ठीक है, तो इनका मानना ये है। This theory maintained that the part of the siphonophore are either polyps or medusa, but primitive zooid of the colony is of the polyp type. इनका मानना ये है कि जो आपका primitive zooids होते हैं कॉलोनी के, वो आपके polyp type के होते थे। ठीक है, तो ये 2 आपके थ्योरीज दिए गए थे। आपका सिग्निफिकेंस क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का? डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है ये बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, क्योंकि अगर काम बटा हुआ है तो जिसका जो काम है वो वही कर रहा है। ठीक है, अगर एक पे ही सब कुछ आ जाता है तो ऑब्वियस है कि उसका जो सर्वाइवल चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लोग थोड़ा मूव करते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेंट्रेट्स। अब ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ निडेरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ निडेरिया में हम लोग देखेंगे कमेंसल रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन, पैरासिटिक रिलेशन एंड प्रेडेटरी रिलेशन। ठीक है, तो कमेंसल रिलेशन क्या होता है ये सब आई होप आप लोगों ने अपने क्लास सॉरी 11th या 12th में पढ़ा होगा ये सारे रिलेशंस। ठीक है, तो मैं अभी ये सब के बारे में नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट इसकी एग्जांपल बता रही हूँ। तो कमेंशियल रिलेशन क्या है कि जो दिस इज म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप होता है ना बिजनेस में कि दोनों एक दूसरे को आपका क्या कर रहे हैं कि बेनिफिट दे रहे हैं, 2 कंपनी जुड़ के एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, वैसे ही कमेंसल रिलेशन होता है आपके सिलेंट्रेट्स में एंड अदर फिश में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अबाउट स्मॉल फिश वेमस एंड द फिसीलिया, जिसे हम लोग कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो इनके बीच क्या होता है? अब देखो, फिसीलिया होता है इस टाइप का कुछ। ठीक है, और ये टेंटेकल्स होते हैं फिसीलिया के। ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि डायग्राम से अगर जो आपको समझ में आता है ना वो आपको पढ़ के समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती हूँ कि आपको डायग्राम से समझाऊं। ठीक है, तो देखो ये है आपके फिसीलिया। वो क्या होता है कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो स्मॉल फिश होता है वेमस, ये क्या करता है कि इन टेंटिकल्स के अराउंड घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है? क्योंकि इसको प्रोटेक्शन चाहिए अपने एनिमीज से। ये जो टेंटिकल्स है वो इन फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब बात हुआ है म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप का, तो भाई हम तुमको, अब फिसीलिया बोलेगा कि हम तुमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए ना। तो अब जैसे ये जो फिश है, इन फिश को देखते हुए बहुत सारे जो प्रेडेटरी फिश है जिनके ऊपर आपका फिसीलिया फीड करता है, वो भी इनको देख के इनके सामने आ जाते हैं, thus towards the tentacle and thus helps to supply food for फिसीलिया। इनके कारण फिसीलिया को भी फूड मिल जाता है। तो फिसीलिया बोलता है हाँ भाई तुम रहो, तुम्हारे कारण हमको भी खाना मिल रहा है और तुमको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो क्या बुरा बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कमेंसल रिलेशन बिटवीन योर स्मॉल फिश वेमस एंड द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फिसीलिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन की। दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अभी हम लोग कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन का क्या काम है उधर। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है कि जो एल्गी होता है वो आपके बहुत सारे सिलेंट्रेट्स में रहते हैं, सिलेंट्रेट्स के ऊपर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि
जूजेंथेल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसको याद कर लो, ये एक एल्गी है। एंड डाइजेनोफ्लैगेलेट्स लिव एज इंट्रासेलुलर सिम्बायोटिक इन द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट सिलेंट्रेट्स। ये कहाँ रहते हैं? गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में रहते हैं ऑफ डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट सिलेंट्रेट्स। ठीक है, तो अब ये सिलेंट्रेट्स के ऊपर रहते हैं। तो सिलेंट्रेट बोलेगा कि भाई तुम मेरे ऊपर रह रहा है, हमको कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो इसको क्या फायदा होता है सिलेंट्रेट को कि ये जो जूजेंथेल है ये एल्गी फोटोसिंथेसिस जब करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये इसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, किसका? सिलेंट्रेट्स का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो आपका ले लेता है सिलेंट्रेट्स का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये ले लेता है फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। तो फिर सिलेंट्रेट बोलेगा भाई तुम तो मेरे ऊपर रह भी रहा है, मेरा मेटाबॉलिक वेस्ट को यूज भी कर रहा है, हमें तो कुछ तो दो बदले में। तो बदले में ये सिलेंट्रेट्स को क्या देते हैं? ये सिलेंट्रेट्स को देते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं वो ये दे देते हैं अपनी सिलेंट्रेट्स को। तो ऐसे ही सिम्बायोटिक रिलेशन चलता है बिटवीन जूजेंथेल एंड सिलेंट्रेट्स। ठीक है, जूजेंथेल नाम आप याद कर लो, क्योंकि अभी हम लोग जब कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जूजेंथेल का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है विद सिलेंट्रेट्स। ठीक है, दैट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो एक बहुत ज्यादा कलरफुल टॉपिक है आपका कोरल रीफ। ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आता है वो। अब नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक रिलेशन। पैरासिटिक रिलेशन का आपका बेस्ट एग्जांपल देते हो, आप लोग ने तो स्कूल में पढ़ाई होगा, ऑब्वियस सा बात है, खासकर लड़कियों की। ठीक है, मुझे तो बहुत होती थी भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो पैरासिटिक रिलेशन क्या होता है ना कि बालों में जो जू होते हैं वो है पैरासाइट्स और हम है होस्ट। उनका कोई काम नहीं होता है, वो बस चिपक के रहते हैं और हमारा सर खाते रहते हैं। ठीक है, तो यही होता है पैरासिटिक रिलेशन। तो हमारा भी पैरासिटिक रिलेशन रहा है विच जू, जो कि हमारे बालों में रहते थे ड्यूरिंग स्कूल डेज। ठीक है, तो ये जो सिलेंट्रेट्स है इनमें कैसे पैरासिटिक रिलेशन होता है ये देखो। ये सिलेंट्रेट्स जो है ये एज अ पैरासाइट काम, कोई कोई सिलेंट्रेट्स पैरासाइट्स होते हैं विच इज कोलोनियल हाइड्रॉइड लिविंग एज एक्टोपैरासाइट एंड सकिंग नरिशमेंट। ये क्या करता है कि जो पैरासाइट सिलेंट्रेट होते हैं वो कोई भी जो टिश्यू के ऊपर रहते हैं, जो होस्ट के टिश्यूज रहते हैं उनसे डायरेक्टली जो नरिशमेंट है उनका सक कर लेते हैं बाय पेनिट्रेटिंग हॉरिजॉन्टल स्टोलन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरासिटिक रिलेशन। एंड प्रेडेटरी रिलेशन क्या होता है? प्रेडेटरी रिलेशन होता है ऑल द सिलेंट्रेट्स आर कार्निवोरस फीडिंग ऑफ द प्लैंक्टन एनिमल्स। ठीक है, तो जितने भी सारे आपके सिलेंट्रेट्स है वो कार्निवोरस फीडिंग करते हैं, किस पे करते हैं? आपके जो प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? वो उनको कैप्चर करते हैं बाय देयर टेंटिकल्स। ठीक है, जो उनमें ये जो टेंटिकल्स होता है उनसे ये कैप्चर करते हैं और फीड करते हैं किसमें? प्लैंक्टोनिक एनिमल्स में। Many coelentrates are consumed by predatory animals. लेकिन जो ये coelentrates है ये भी नहीं बचते हैं, बहुत सारे ऐसे predatory animals रहते हैं जो coelentrates को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसे रिलेशंस है जिसमें से आपको मेनली ध्यान देना है ये सिम्बायोटिक रिलेशन वाला में। ये इसीलिए पढ़ाया है मैंने आपको क्योंकि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन ये अभी जाके आपको भी काम आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि ये क्या है। अब जो ये सिलेंट्रेट्स है ये मैन यानी कि हम लोग का क्या काम आते हैं? फूड। ये जो फूड है मतलब जो जेली फिशेज होते हैं, ठीक है, आपके जो जेली फिशेज होते हैं वो बहुत जगह खाए जाते हैं, जैसे इटली में बहुत ज्यादा वो जेली फिश वगैरह खाते हैं लोग। ठीक है, एज अ स्टिंगर्स। ठीक है, स्टिंगर्स क्या होता है कि जो आपके डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पानी में डाइवर्स जाते हैं ना, तो वो जो निमेटोसिस्ट होता है जो उनके पास, उसमें क्या होता है? स्टिंगिंग सेल्स, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनको और उससे बहुत गहरा घाव भी हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है? कोरल्स। कोरल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। कोरल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? बिल्डिंग पर्पस, डेकोरेटिव एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर, ये सब डेकोरेशन में काम आता है। फिर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, बहुत सारे सिलेंट्रेट्स यूज होते हैं आपका फॉर परफॉर्मिंग, जैसे कि बडिंग का हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं सो दे आर इजी।
इजी मतलब क्या है कि आसानी से हम लोग उस पे देख सकते हैं, कैसे होता है वो देख सकते हैं, रिजेनरेशन कैसे होता है, ग्राफ्टिंग कैसे होता है, कॉलोनी फॉर्मेशन कैसे होता है, मेटाजेनेसिस कैसे होता है, मेटाजेनेसिस जेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फिर पॉलीमॉर्फिज्म जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी यूज किए जाते हैं सिलेंड्रेट्स। सो दिस इज हाउ सिलेंड्रेट्स आर रिलेटेड टू मैन। अब हम लोग आते हैं कोरल रीफ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट और क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक इसीलिए है क्योंकि ये बहुत कलरफुल है। ठीक है, अगर मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड कर रही हूँ, आप यूट्यूब पे देखना। ठीक है, मैं देखती हूँ कभी कभी उनका, एक जॉनथन बर्ड करके हैं उनका, शायद यूट्यूब का चैनल का नेम है ब्लू वर्ल्ड। उन्होंने कोरल रीफ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, मतलब विद वीडियो पिक्चर्स इस टाइप से। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो कोरल रीफ क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो कोरल रीफ ना वार्म शैलो वाटर में पाए जाते हैं, मतलब 60 मीटर के रेंज में। आपके जो समुद्री स्थल है वहां से 60 मीटर के रेंज में ये क्या पाया जाता है, कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। They only occur in tropical and semi-tropical areas because the two important physical parameters of coral reef ecosystem are warm water and clear water. ये जो आपके कोरल रीफ्स है, ये जितने भी आपके ट्रॉपिकल एरियाज में जो सी है, ये वहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि कोरल रीफ को बनने के लिए जो टू इम्पोर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, वो एक तो वार्म वाटर चाहिए, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, एंड क्लियर वाटर होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अब हम लोग आते हैं जूजेंथेल में। क्योंकि ये जो आपका कोरल होता है उसमें पाया जाता है एक एल्गे रहता है, दैट इज जूजेंथेल, एंड एल्गे को करना रहता है आपके फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है कि साफ पानी चाहिए ताकि जो सूरज का रोशनी है वो पेनिट्रेट कर पाए। जैसे कि अगर यहाँ से है और मान लो कि ये है आपका कोरल, ठीक है, ये जस्ट एक रफ डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। मान लो ये कोरल रीफ है, ठीक है, ये सनलाइट है, तो ये साफ पानी होगा तभी तो ये पेनिट्रेट करेगा। और ये कोरल में क्या रहते हैं, हमारे जूजेंथेल जी रहते हैं, एल्गी, जिन्हें करना रहता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए ही वार्म वाटर चाहिए एंड क्लियर वाटर चाहिए। और इन्हीं के वजह से जो कोरल रीफ अभी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे वेरियस कलर्स के होते हैं। क्यों होते हैं ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जूजेंथेल। अगर जूजेंथेल नहीं रहेगा तो कोरल ब्लीचिंग होने लगता है। ठीक है, वो अभी तो पढ़ना नहीं, बस अब इतना याद रखो, मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बोल दिया। ठीक है, तो ये जूजेंथेल की वजह से ही किया है कि इनका ग्रीन और ब्राउन कलर इनको मिलता है। अब क्या है, जो आपका लाइट हीटिंग, मतलब ये जो लाइट है उसका जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ है, उससे भी कोरल का कलर डिसाइड होता है। कि कोरल तो सिर्फ ग्रीन या ब्राउन नहीं, बहुत सारे कलर के होते हैं। So this is due to the intensity and wavelength of light hitting a specific coral also alter the perceived color. Depending upon the light in the surrounding waters, corals can appear a wide variety of colors. ठीक है, तो ये इनका वेवलेंथ या इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है, ये बहुत सारे कलर्स के भी पाए जाते हैं कोरल्स। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, दिस आर ऑल कोरल्स, ये सारे कोरल्स हैं। ये जहां जहां मैं पॉइंटर को ये ले जा रही हूँ, दिस आर ऑल कोरल्स पिक्चर्स, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब है कॉम्पोजिशन ऑफ कोरल रीफ्स। ये कोरल रीफ्स बनते कैसे हैं? कोरल रीफ्स बनते हैं बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस सिक्रीशन ऑफ द कोरल पॉलिप्स। ठीक है, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि एक सिक्रीशन होता है, कैल्केरियस सिक्रीशन होता है, किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसी से कोरल रीफ बनता है। कोरल पॉलिप्स और कोरल रीफ दोनों अलग है। अभी जब हम लोग रीफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि जो कोरल पॉलिप होता है, कोरल रीफ होता है, वो क्या डिफरेंस होता है। कोरल पॉलिप अलग होता है, ठीक है, कोरल रीफ आपका हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो कोरल रीफ का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि कैल्केरियस सिक्रेशन होता है, किससे, कोरल पॉलिप्स से। किसका सिक्रेशन होता है? जो कैल्केरियस सिक्रेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये दूसरा डायग्राम मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि इसीलिए जब मैं आपको पहले भी पढ़ा रही थी कोरल के बारे में, तो मैंने आपको कहा था कि दिस इज अ वेरी कलरफुल टॉपिक।
ठीक है, अगर आप इसको वीडियो वाइज देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जो मैंने अभी आपको एक यूट्यूब वीडियो रेकमेंड किया, प्लीज उसको देखना। ठीक है, तो आपको ये जो कोरल रीफ है ये भी आपको भी ऐसा लगेगा कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो दीज आर ऑल द कोरल रीफ्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कोरल रीफ एज अ हैबिटेट। तो अब ये कोरल रीफ है, ये बहुत सारे मरीन एनिमल्स का हैबिटेट है। क्यों? क्योंकि जो क्रैक्स होते हैं, बिग गैप्स होते हैं कोरल में, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कोरल में जो बिग गैप्स होते हैं, ये बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको ये एज अ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीच बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है, तो वहां पे बहुत सारे फिश, जो छोटे मोटे फिश है, वो अपने, ठीक है, एनिमीज से बचने के लिए वहां पे रहते हैं। सो एज अ शेल्टर का काम करता है कोरल रीफ आपके मरीन एनिमल्स के लिए। ठीक है, shelter to innumerable brightly colored fish and representative of almost every phylum in animal kingdom such as shrimps, crabs, snails, sponges, sea anemone, coral polyps। ठीक है, ये सारे को आपका क्या करते हैं, वो एक घर टाइप का देते हैं। कौन देते हैं? आपके कोरल रीफ। The coral beds with its multiple organisms of various shapes and yellow, green, brown colored polyps, red and green algae gives a magnificent color to coral reefs। ये जो जितने भी सारे इनके वेरिएट शेप्स हैं, ये कैसे आता है? आपके जो येलो, ग्रीन, ब्राउन कलर जो पॉलिप्स होते हैं या जो रेड एंड ग्रीन एल्गी होते हैं, इनके कारण जो कोरल रीफ्स है वो एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। बहुत सारे सुंदर कलर्स उभर के आते हैं, इसीलिए जो आपके कोरल रीफ है उनको एज अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द सी भी कहा गया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे अंदर ऐसा स्पेस है, बिग गैप्स एंड क्रैक्स, यहाँ पे जो छोटे छोटे मछलियां है वो आके रहते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है, ये जो गैप्स आपको नजर आ रहा है इधर इधर, ये सारे कोरल रीफ्स है। ठीक है, अब ये रीफ फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कोरल कोरल रीफ क्या होता है? देखो, सबसे पहले कोरल रीफ होता है ये आपका कोरल पॉलिप्स होता है और जूजेंथेल होता है। ठीक है, ये दोनों मिला के आपका बनता है कोरल रीफ। ठीक है, तो कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ आर बिल्ड बाय कोरल पॉलिप्स एज दे सीक्रेट लेयर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बीनीथ देयर बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कोरल पॉलिप है वो सीक्रेट करता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब भी कोई कोरल पॉलिप मर जाता है तो क्या होता है कि दे लीव देयर लाइमस्टोन स्केलेटन बिहाइंड विच लेयर बाय लेयर फॉर्म पॉलिप। जैसे कि अगर कहीं पे बहुत सारे 100 कोरल पॉलिप रह रहे हैं और वो सब कोई मर गए एक साथ, तो क्या करते हैं, वो जितने भी उनके स्केलेटन्स होते हैं, वो लेयर बाय लेयर ऐसे छोड़ के जाते हैं। और हमें पता है कि कोरल पॉलिप में कौन रहता है? आपका जूजेंथेल। जूजेंथेल आपका क्या काम करता है? उनको कलर देने का काम करता है। तो वही जो कोरल रीफ इसीलिए आपका कलरफुल रहता है, बिकॉज ऑफ जूजेंथेल। जूजेंथेल नहीं रहेगा तो आपका वो कलरफुल नहीं रहेगा, वो व्हाइट कलर का रहेगा। ठीक है, अदर टाइप ऑफ एनिमल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कोरल, मेनी टाइप ऑफ एल्गे, सी वीड, स्पॉन्जेस, सेडिमेंट एड टू द आर्किटेक्चर ऑफ कोरल रीफ्स। सो दिस इज हाउ कोरल रीफ इज फॉर्म्ड by the लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल पॉलिप। और जब ये कोरल पॉलिप मर जाते हैं तब लेयर बाय लेयर आपका क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और फिर आपका जूजेंथेल जो उसमें रहता है वो उसको कलर देता है। सो दिस इज हाउ योर कोरल रीफ इज फॉर्म्ड। सो ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक एरियल व्यू है, ये जितना सारा ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा। सो दिस इज ऑल योर कोरल रीफ्स। ठीक है, ये एरियल व्यू है आपका कोरल रीफ का। अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ। सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ का? सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ है, कोरल रीफ प्रोटेक्ट द सी शोर फ्रॉम इरोजन। ठीक है, कोरल आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग हाउसेस, एक्वेरिया एंड रॉक गार्डन्स। ये जो एक्वेरियम है उसको डेकोरेट करने के लिए, हाउस डेकोरेट करने के लिए, रॉक गार्डन डेकोरेट करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर के बने हुए होते हैं और उनमें वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स भी होते हैं, तो वो डेकोरेशंस में काम आते हैं। ठीक है, फिर कोरल्स, कलर्ड कोरल्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। ये जो कलर्ड कोरल्स होते हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाने में भी काम आते हैं। ठीक है, कोरल्स प्रोड्यूस आइलैंड। ये जो बड़ा बड़ा आइलैंड है आपका लक्षद्वीप, फिर आपका है मालदीव्स, फिर आपका फिजी आइलैंड, जितने भी सारे आइलैंड है ये सारा कहाँ से प्रोड्यूस हुए? ड्यू टू कोरल्स। ठीक है, अब देखो, स्टोन्स क्रेव्ड आउट फ्रॉम कोरल्स रीफ्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड रोड्स।
तो जितने भी सारे स्टोन्स हैं वो सब आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है। फिर देखो, कोरल रीफ्स प्रोवाइड एन आइडियल हैबिटेट फॉर वेरियस मरीन, जो कि हमने पढ़ा कि ये एज अ हैबिटेट का काम करता है, क्योंकि इनके बीच में जो क्रैक्स होते हैं, गैप्स होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे स्मॉल आपके जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो आके रहते हैं। एक मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, सॉरी एक पिक्चर दिखा रही हूँ आपका कोरल रीफ एज अ डेकोरेशन। ये आपको दिख रहा है, ये है एक्वेरियम, ठीक है। एंड दिस इज ऑल योर कोरल रीफ्स। सो कोरल रीफ्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इतना कलरफुल रहता है कि वेरियस पर्पज में काम आता है, फॉर डेकोरेटिंग हाउसेज, एक्वेरियम, ऑर्नामेंट्स मेकिंग में काम आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर फाइलम, निडेरिया और सिलेंट्रेट्स, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर कोरल रीफ्स, पॉलीमॉर्फिज्म and importance of सिलेंट्रेट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।